A very good evening and welcome to Ivas. Let's commence today's class. तो जो भी साथी ज्वाइन कर चुके हैं उनका वेलकम है हमारे बीच में। रीता मौर्य जी, वेरी गुड इवनिंग। फटाफट ज्वाइन करते जाइए सभी साथी और एक बार बताएंगे आर यू गेटिंग माय वॉइस। मंजू पूरा जी, अवधेश कुमार जी, वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 11 है ना, और 10 लेक्चर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 11 पर बात करेंगे। और एक्चुअल में अगर कहा जाए तो आज से आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच की स्टार्टिंग हो रही है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है इसको बड़े ही ध्यान से समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। एक्चुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार बता दें कि जो प्यारे साथी अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं सबको फाउंडेशन बैच वालों को टेलीग्राम ज्वाइन करना है। याद रखिएगा, फाउंडेशन का टेलीग्राम ग्रुप अलग है और आप सीधे अनाउंसमेंट में जाकर के लिंक टच करके ज्वाइन कर लें, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इस नंबर पर मुझे अपना पेमेंट स्लिप सेंड करें। पेमेंट स्लिप डाउनलोड करिएगा ऐप से और इसमें सेंड करिएगा, लिखिएगा प्लीज ऐड मी इन टेलीग्राम ग्रुप। अगर आप पेमेंट स्लिप भी नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो कम से कम एक मैसेज कर देना और अपना नाम बता देना, तो मैं ही चेक करके ऐड कर दूंगा। ये बड़ी विसंगति है कि आप लोग आधे से अधिक संख्या में अभी तक ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हो। कभी अगर ऐप नहीं चलेगा, कोई मैसेज देना है अर्जेंट, मान लीजिए ऐप नहीं ओपन हो रहा तो वहीं मिलेगा ना, तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। ये ऑफिशियल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर जिसके लास्ट में 07 है, राइट। इस नंबर पर मत करना, दैट्स माय पर्सनल नंबर। बहुत अर्जेंट हो तब इसमें कॉल करना, और ये बकाया ऑफिशियल नंबर है, राइट। चलो चलें। तो माय डियर, हम लोग बात कर रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से चीजों को समझा करें। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को तरह तरह के नाम दिए जाते हैं, बट अगर हम बात करें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है तो इसको कुछ लोग कहते हैं भाषा के अंग, भाषा के विभेद। एक्चुअल में जो ये होता है क्या, ये होता है शब्द का प्रकार। जैसे कोई भी शब्द है, वर्ड, वो क्या है, किस प्रकार का उसका प्रयोग हुआ है, उसे हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, राइट। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है कि शब्द का विभेद या शब्द का पार्ट। स्पीच का मतलब यहाँ भाषा से नहीं है, शब्दों से है। शब्द का भेद अर्थात वो शब्द जो है ना, वर्ड, वो क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। एक्चुअली आपकी अगर बैकबोन अच्छी है तो फिर पूरा बॉडी अच्छा रहेगा, और बैकबोन में यदि प्रॉब्लम हो गई तो फिर पूरा बॉडी डिस्टर्ब हो जाता है। तो जिस व्यक्ति को ये समझ में आने लगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, कोई भी हमने सेंटेंस लिखा तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएगा कि क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कितने हुआ करते थे? 9 होते थे, लेकिन आर्टिकल्स की मान्यता समाप्त कर दी गई। अब मन ये पूछेगा कि आर्टिकल्स की मान्यता क्यों समाप्त की गई? मन जरूर ये पूछेगा, है कि नहीं, कि भाई आर्टिकल एक्चुअल में आप सभी जानते हो कि ए, एन और द। तो ए एन का तो अर्थ होता है एक, लेकिन किसी भी सेंटेंस में देखना एक का कोई अर्थ नहीं होता, सॉरी दा का कोई अर्थ नहीं होता है। और जब दा का कोई मीनिंग नहीं है तो फिर वो शब्द कैसा? भाई पार्ट ऑफ स्पीच शब्द का ही तो प्रकार है, और शब्द की पहली व्याख्या है, पहला एक्सप्लेनेशन ये है कि शब्द किसे कहते हैं जिसका अर्थ हो। इस आधार पर आर्टिकल की मान्यता समाप्त कर दी गई, और वर्तमान में पार्ट ऑफ स्पीच कितने? 8 है, एक टाइप। तो आइए बड़े ध्यान से देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब,
एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन सब में हम लोग वन बाय वन इन डिटेल चर्चा करेंगे। और इसको भी पढ़ेंगे नाउन के बाद आर्टिकल्स। याद रखिएगा, नाउन के जस्ट बाद आर्टिकल्स पढ़ाया जाएगा। सो नाउ कम टू नाउन। अगर कहीं पर टॉपिक में नाउन्स लिखा हो तो भी सही है, वो गलत नहीं होता है। नाउन की इस मॉडर्न डेफिनेशन को लर्न करें। और डेफिनेशन क्या है? दैट कैन बी सीन और फेल्ट इज कॉल्ड नाउन। इस डेफिनेशन को अभी याद कर जाओ, तुरंत लर्न कर जाओ। जिसे देखा जा सके या महसूस किया जा सके वह नाउन होता है। आई होप की बात क्लियर हो गई कि नाउन क्या है। जिसे देखा जा सके अथवा महसूस किया जा सके वह नाउन होता है। एग्जाम्पल्स आपके सामने दिए गए हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मोहन रेटिक्यूल, आप लोग रेटिक्यूल का मीनिंग कमेंट में बताएंगे। लव, ऑनेस्टी, आप सब जानते हैं। मोहन को देख सकते हो, रेटिक्यूल को देख सकते हो, लव को फील करते हो, ऑनेस्टी फील करते हो। ये सब क्या है? ये नाउन है। हाँ, बताइए, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लेडीज पर्स, वेरी गुड शालिनी जी, नाइस। मन्नू जी, लेडीज पर्स होता है, एकदम सही जवाब है, बहुत अच्छा आंसर। अब हम बात करेंगे कि काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ध्यान से सुनना पहले इसकी मोटी मोटी बात। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन डिनोट्स अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। जो विशेष का बोध कराए वो प्रॉपर नाउन है। जैसे हमने बोला राजेश, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति का नाम ले लो, किसी भी वस्तु का नाम ले लो, किसी भी प्लेस का नाम प्रॉपर। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। यहाँ जाति से मतलब हमारा किसी कास्ट से नहीं है। आलोक गौतम जी का वेलकम करिए, इनका पहला क्लास है आज। और सभी लोग फूल पत्ती के साथ स्वागत करें। आपके परिवार में एक नए साथी जुड़े हैं और स्ट्रॉन्ग मेंबर के रूप में रहें, एक्टिव मेंबर रहें। हैं बिजनौर से एकदम प्रॉपर नाउन बिजनौर, बहुत अच्छा। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। मटीरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन निराकार संज्ञा। आलोक जी, आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट, अपनी जगह का नाम जरूर बता दें ताकि ईवास के सभी साथी एक दूसरे का इंट्रोडक्शन इतना हो जाए, है ना। इतना तो बनता है, जो हमारे नए मेंबर्स आते हैं, एक ये परिवार है, एक फैमिली है। और अब बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि आपके दिमाग में ये नाउन एकदम छप जाए, है ना। देखना बड़े ध्यान से, देखो, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एकदम दिमाग से देखना, स्क्रीन पर पूरा ध्यान रखना। आजमगढ़ से हैं आप, थैंक यू। बड़े ही ध्यान से देखिएगा, है ना। और अब यहाँ पर आपको समझना है कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। पहले इस डेफिनेशन को बोलना है। प्रॉपर नाउन डिनोट्स पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। मन पूछेगा कि प्रॉपर नाउन, देखो डिनोट मीन्स इंगित करना, बताना, संकेत करना। मन पूछेगा ना कि ये प्रॉपर नाउन जो होता है ना, ये पर्टिकुलर पर्सन, ये पर्टिकुलर पर्सन क्या है? अरे भैया, पर्टिकुलर का मतलब होता है विशिष्ट। तो विशिष्ट व्यक्ति कौन है? ध्यान रखना आज एक बात, हर एक आदमी अपने आप में विशिष्ट होता है। चाहे वो कीर्ति जी हो, अंजू जी हो, अजय जी हो, कोई भी हो, अपने आप में, है ना। आलोक जी हो, सब विशिष्ट हैं। प्लेस, किसी भी प्लेस का नाम लिख दो, और मैं तो कहूंगा कि इसी बहाने आप जहां से क्लास कर रहे हो उस प्लेस का नाम कमेंट बॉक्स में छाप दो। और थिंग, प्रॉपर नाउन किसे कहोगे आप? प्रॉपर नाउन डिनोट्स पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग।
प्रॉपर नाउन विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता है। विशिष्ट व्यक्ति, स्थान या वस्तु की ओर संकेत करता है। कहने का मतलब यह हुआ कि विशिष्ट कौन है, पर्टिकुलर, हर आदमी है, हर प्लेस है, हर वस्तु जिसका नाम है। राइट। हाँ, इस बहाने आपको पता भी चल जाएगा कि आपके साथ में कहां कहां से साथी जुड़े हुए हैं। धामपुर अच्छी जगह है। आइए बड़े ध्यान से देखिएगा। प्रॉपर नाउन के बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आपने कमेंट में लिखे हैं, है ना। हर एक स्टूडेंट हमारा, चाहे मंजू जी हो, अंजू जी हो, जितने लोग क्लास कर रहे हैं, सभी क्या है, ये प्रॉपर नाउन ही तो हैं। प्रवीण जी नहीं आज दिख रहे हैं, रिंकी जी, प्रिया जी बरेली से, फतेहपुर से मन्नू जी, बहुत अच्छे। देखो हम कुछ एग्जाम्पल्स सामने लिख रहे हैं। अजय, अब कोई भी लड़का हो, कोई भी लड़की हो, सब क्या है, प्रॉपर नाउन। महोबा, डिस्ट्रिक्ट का नाम, कोई भी जिला हो, कोई भी जगह हो। द रामायण, द रामायण एक पर्टिकुलर थिंग है, किसी वस्तु का नाम है, यानी कि ये हो गया प्रॉपर नाउन। अब थोड़ा अंदर की बात करते हैं कि प्रॉपर नाउन और कौन कौन हो सकता है। बरेली प्रॉपर नाउन है। बरेली में एक मोहल्ला है ना, जहां पर झुमका गिरा था, तो वो जगह का नाम मुझे तो पता नहीं है, लेकिन जो भी हो, वहां पर माय डियर वो जो जगह है ना, वो भी क्या होगी, प्रॉपर नाउन। आपका कोई भी मोहल्ला, किसी आप वार्ड में, किसी मोहल्ले में रहते हो, किसी गांव में रहते हो, उस गांव का नाम भी प्रॉपर नाउन है। आइए बड़े ध्यान से देखें कि और प्रॉपर नाउन में क्या हो सकता है। इसमें एक चलो बहुत अच्छे। तो बड़े ध्यान से देखना, दिन, महीना तथा त्योहार के नाम प्रॉपर नाउन होते हैं। बड़े ही गौर से समझना, पूर्ण मनोयोग से समझना। दिन, कोई भी दिन हो, संडे, मंडे, क्या है, प्रॉपर नाउन है। आजमगढ़ से हैं मनोज जी, थैंक यू। महीने का नाम सितंबर, चाहे कहो जून कह दो, क्या कौन, अब आपसे कहा जाए कि बताओ जून कौन सा नाउन है, तो बिल्कुल टाइम मत लगाना, जून क्या है, प्रॉपर नाउन है। त्योहार के नाम, कोई भी त्योहार है, प्रॉपर नाउन होगा। यहां पर एग्जाम्पल में हमने दिवाली लिखा है, आप कोई और भी नाम ऐड ऑन कर सकते हैं। दिवाली, दशहरा, ईद, सब क्या है, प्रॉपर। रूल नंबर 2, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाता है। ये सब जानते हो आप, कहीं भी आप अपना नाम लिखते हो तो कैपिटल ही लिखते हो। आई लिव एट प्रयागराज, तो प्रयागराज में हमेशा पी कैपिटल होगा, क्योंकि सब जानते हो ना, प्रयागराज प्रॉपर नाउन है। अब इसमें कोई डिफिकल्टी की बात नहीं है। वेरी गुड। पोंगल एक नया फेस्टिवल है साउथ का, तो याद रखना है। प्रॉपर नाउन सदैव सिंगुलर नंबर में होता है, इस पॉइंट पर भी दिमाग देना है आपको। ये कहने का मतलब क्या है कि प्रॉपर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, और इसके साथ सामान्यतः आर्टिकल ए एन द का प्रयोग नहीं होता है। यहां पर दो रूल एक साथ। अभी तक तो कह रहा है कि नहीं होता है, लेकिन परंतु यानी बट से जोड़ा, क्या कह रहा है, आर्टिकल द का प्रयोग निम्नलिखित के पहले अवश्य किया जाता है। यानी कि कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन है जिनके पहले, सामान्य तौर पर भी, यहाँ दो रूल एक साथ समझना है। सामान्य तौर पर हम जो है कभी भी ऐसे नहीं लिखते हैं, हम आई लिव एट द मथुरा नहीं लिखते हैं। मथुरा के पहले द नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि प्रॉपर नाउन है। कोई व्यक्ति है, अब आपका थोड़ा टेस्ट हो जाए, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आर यू रेडी, यस।
लिखिएगा। चलो इसको मैं टाइप कर देता हूं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, रेडी हो जाएं सभी साथी। गेट रेडी योरसेल्फ, क्वेश्चन बिफोर यू। Sachin was a good player। क्वेश्चन आपके सामने ये है कि यहाँ पर सचिन से पहले द लगेगा कि नहीं, यस या नो में आंसर करें। अगर लगेगा तो लिखें यस और नहीं लगेगा तो लिखें नो। सचिन वॉज अ गुड प्लेयर ये सेंटेंस है, इसके पहले द सचिन होगा या नहीं बताएंगे, यस या नो में आंसर करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर मिल रहा है, बिल्कुल सही जवाब जा रहा है। माय डियर, यहां पर यही तो कह रहा है, सामान्य तौर पर हम प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो सचिन के पहले हम दा नहीं लगाएंगे। अब सचिन के पहले दा लगेगा, कब लगेगा, इसको जानने के लिए देखते रहिए क्लास इवास। आइए देखें रूल नंबर 1, कौन सी ऐसी सर्कमस्टेंसेज हैं जहां पर आप किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। नदियों, पहाड़ों, झीलों, सागरों, महासागरों के नामों से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। द यमुना, द हिमालय, द अरेबियन सी, द इंडियन ओशन। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर अंदर का ज्ञान भी लेते जाइए, ठीक है। वो क्या है भाई, आपने कहा कि नदियों के नाम के पहले दा लगाते हैं, लेकिन एक्चुअल में दा किसके पहले लगाते हैं, जिसको सब लोग जानते हो। ऐसा ना करना कि कोई आपके गांव से नदी गुजरी हो और आप क्वेश्चन ले आए, बताइए गुरुजी लगेगा कि नहीं। नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि दा उसके पहले लगाते हैं। आलोक जी ध्यान दीजिएगा, कोई चीज समझ में ना आए क्वेश्चन करिएगा। दा उसके पहले लगाते हैं जिसको तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। आपको उसके विषय में पता नहीं है तो नहीं लगेगा। और वो जो प्रसिद्ध चीजें हैं वो सबको पता होती हैं। जैसे हम बोलें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सतलज, ब्यास, चेनाब, तो सब जानते हो, है ना। यमुना देखो आपके सामने, हिमालयाज पर्वत श्रेणी, अरेबियन सी अरब सागर, इंडियन ओशन हिंद महासागर, तो इनके पूर्व दा लगेगा। कुछ प्रमुख प्रदेशों और देशों के नाम के पहले दा लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा। द पंजाब, द यूनाइटेड किंगडम। कुछ प्रमुख प्रदेशों में पंजाब और देशों में यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। याद रखना है कि यहां पर यूनाइटेड शब्द यदि आ जाए तो दा लगाना है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम के पहले भी लगता है, यह भी ध्यान रखना है, किंगडम के पहले भी लगता है। प्रदेशों में केवल पंजाब। अभी आप इन शॉर्ट देख रहे हैं नाउन के साथ, डिटेल में पहले आर्टिकल आएगा तब चलेगा। ये देखेंगे ध्यान से रूल क्या कह रहा है। धार्मिक पुस्तकों के नामों के पहले दा लगाते हैं। इस रूल को मॉडिफाई करिए, केवल धार्मिक जरूरी नहीं है, अगर कोई प्रसिद्ध पुस्तक है उसके पहले भी आप दा लगा सकते हैं। द रामायण, द कुरान, द बाइबल। यहाँ भले ही धार्मिक ही एग्जाम्पल दिए गए हैं, रिलीजियस बुक्स, लेकिन आप ऐसी बुक जो बहुत ही पॉपुलर हैं, हाँ यूएसए, जी राइट, महाभारत, वेरी गुड। समाचार पत्रों, फेमस बिल्डिंग्स, प्लेन्स यानी कि जहाज, है ना, जहाज क्या, प्लेन मतलब बोलो तो वायुयान के नामों के पहले दा लगाते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, द ताजमहल बिल्डिंग का नाम है,
द विक्ट्री एक जहाज का नाम है, प्लेन का नाम है। तो यहाँ पर याद रखना है, कैसे पता चला कि विक्ट्री एक प्लेन का नाम है? क्योंकि वी कैपिटल आया। अगर विक्ट्री मीन्स विजय होता तो वी कैपिटल नहीं होता। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, ये ध्यान रखना है। द हिंदू बिल्कुल सही है। अब देखो याद रखना, आप हिंदी में किसी न्यूज़पेपर का नाम लो, दैनिक जागरण, तो आप इंग्लिश में लिखोगे तो द दैनिक जागरण ही लिखोगे, लेकिन जब हिंदी बोलोगे तो केवल दैनिक जागरण बोलेंगे, क्योंकि दा का कोई अर्थ तो होता नहीं है। लेकिन इंग्लिश के जितने भी पेपर आते हैं सबके पहले ऑलरेडी दा लगा रहता है। द पायनियर, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, है ना, ये चीज आपको नोटिस करनी है। ई नंबर पर ध्यान देंगे। प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की भांति होने पर, या यहाँ पर एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। रूल पहला ये कह रहा है, प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की भांति होने पर, अथवा जब किसी व्यक्ति की किसी से तुलना की जाए, कॉन्सेप्ट है, तो जिससे तुलना की जाती है उसके पहले द लगाते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको तुरंत याद हो जाएगा। जब किसी व्यक्ति की किसी से तुलना की जाए तो जिससे तुलना की जाती है उसके पहले दा लगाती है। कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहाँ पर कालिदास की तुलना शेक्सपियर से की जा रही है, इसलिए शेक्सपियर के पहले दा लगेगा। और रूल क्या कह रहा है, प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की भांति होने पर। अब थोड़ा यहाँ समझना है, अगर ये बात आपको समझ में आए तो अपने आप थम्स अप करना। देखो जी, यूं तो सामान्य तौर पर हमारा जो शेक्सपियर है ना, ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है सामान्य तौर पर। लेकिन यहां पर इस सेंटेंस में शेक्सपियर का मतलब है अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट, और जैसे ही हमने बोला ड्रामाटिस्ट तो ये हो गया कॉमन नाउन, क्योंकि ड्रामाटिस्ट कॉमन नाउन है। अब हमने बोल दिया कि कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो इधर अगर पूछा जाए तो शेक्सपियर का प्रयोग कॉमन नाउन की भांति हुआ है, ना कि प्रॉपर नाउन की भांति। बाय द वे, ये रूल आपको भूल जाए तो फिर याद रखो कि जब दो व्यक्तियों की तुलना हो, जैसे कालिदास और शेक्सपियर की तुलना, तो कालिदास की तुलना कंपैरिजन शेक्सपियर से हो रही है तो शेक्सपियर के पहले दा। ये भी भूल जाए तो ट्रिक याद रखना, अगर कोई नाउन या कोई नेम आए और उसके बाद ऑफ आ जाए तो उसके पूर्व द लगाना है। शेक्सपियर के बाद ऑफ आ गया तो शेक्सपियर से पहले द लगेगा। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, इंपॉर्टेंट लगा देंगे। ही इज द न्यूटन ऑफ एज। देखो न्यूटन आ गया और न्यूटन के बाद ऑफ आया तो न्यूटन से पूर्व आर्टिकल द लगेगा। इज इट क्लियर? प्रॉपर नाउन कंप्लीट होता है। अब चलेंगे कॉमन नाउन की ओर। आइए देखते हैं। कॉमन नाउन डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। पहली चीज तो ये समझो कि कॉमन नाउन की जो हिंदी होती है वो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जाति का मतलब यहाँ कास्ट से बिल्कुल नहीं है, ठीक है? इज इट क्लियर? कास्ट से लेना देना नहीं होता है। देखो, जाति किसे, यहाँ कॉमन का मतलब क्या है, पहले मैथ में समझो। अगर माय डियर 2x है और 3x, तो इसमें कॉमन क्या हो गया, x। जो तुझ में भी है, जो मुझ में भी है, दैट इज कॉमन, राइट? तो भाई, अब जैसे इस समय अगर मैं कहूं कि मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी जाति क्या है, टीचर। आप पढ़ रहे हो तो आप सबकी जाति क्या है, आप सबके लिए एक शब्द बोलना हो, स्टूडेंट। हुआ कि नहीं कॉमन? आप सब में स्टूडेंट नामक तत्व कॉमन है ना? पूनम जी को अलग कर दो, कीर्ति जी को अलग कर दो, ये सब लोगों को एक अगर शब्द बोलना हो तो वो गर्ल हो जाएगा, वुमन हो जाएगा। या मनोज जी को अलग कर दिया, आलोक जी को, अजय जी को, प्रवीण जी को, तो इनके लिए बॉय हो जाएगा। वही तो समझा रहा है यहाँ पर। क्या है, कॉमन नाउन डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और
थी। जिसको बोलने से पूरे वर्ग का बोध हो जाए वो कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन सामान्य व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करता है। अब देखना थोड़ा ध्यान से, जैसे हमने बोला बॉय, अब इस बॉय बोलते ही सारी इस बॉय जाति के लोग आ गए इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जितने लोग हैं। हमने बोला गर्ल, सारी गर्ल की बात हो रही है, एक की नहीं। फ्रेंड, अब आपने कहा फ्रेंड, सारे फ्रेंड आ गए है ना। हाँ, स्टूडेंट, सारे आ गए। टीचर, इस दुनिया में जितने टीचर हैं सब आ गए। आप भी टीचर हो, आप भी इसमें आ गए, मैं भी आ गया। अब अगर टीचर का नाम बता दें हम, टीचर का नाम बता दें अगर हम, तो अब बताओ, ये टीचर का नाम मैंने लिख दिया, ये कौन सा नाम है? आप प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच डिस्टिंग्विश करिए, विभेद करें। वेरी गुड रूबी जी, ये आपका प्रॉपर हो गया। ए भाई, वेरी गुड, प्रवीण जी भी आ गए, बहुत अच्छा। तो भाई एक एक कॉमन नाउन, कुछ होमवर्क सुनिए। होमवर्क क्या, क्लास वर्क है ना, CW। एक एक अपनी तरफ से सभी लोग कॉमन नाउन लिखिए, जो सामने बोर्ड में ना लिखा हो, कंडीशन ध्यान रखिए। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। पर्टिकुलर हो गया, टीचर तो दुनिया में बहुत है, सारे हो जाएंगे। अगर आपने नाम बता दिया तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक एक कॉमन नाउन जल्दी जल्दी खोजिए और कमेंट करिए। और जिसका गलत हुआ तो समझो। तो किसी का रॉन्ग तो नहीं हुआ ना? मॉनिटर लोग ध्यान देंगे, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉनिटर? मॉनिटर, पहले ये बताओ कि कॉमन नाउन है कि नहीं। चेयर, नेकलेस, चलो बहुत अच्छा, वेल डन। मिल्क मैन, हाँ रिंकी रानी जी, नाइस, चलें, वेल डन, सुपर। वाचर, राइट, वेरी गुड, कॉमन नाउन है। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन की ओर, समूहवाचक संज्ञा। Collective noun denotes collection of persons. Collective noun denotes collection of persons, animals or things. व्यक्तियों, जानवरों या वस्तुओं के समूह को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कुछ कलेक्टिव नाउन जानना बहुत जरूरी है। क्राउड, भीड़, मॉब, गुस्साई हुई भीड़। टीम, एक आदमी नहीं होता, कई लोग होते हैं। फ्लॉक, झुंड, पक्षियों का। हर्ड, मवेशी, जानवरों का झुंड। जूरी, निर्णय देने वालों का समूह। फैमिली, नेशन, और ये बहुत अच्छा पॉइंट आ गया, नेशन क्या है बताओ, जल्दी बताओ। कलेक्टिव नाउन। आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि नेशन कॉमन नाउन भी हो सकता है ना, लेकिन कलेक्टिव नाउन भी है। ऐसे फैमिली कलेक्टिव नाउन है और कॉमन नाउन भी हो सकता है। अभी हम आपको समझाएंगे कि कब कलेक्टिव और कॉमन आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से। पार्लियामेंट, अभी तो देख ही रहे हो विवाद चल रहा है। कमेटी, आर्मी, आर्मी में कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स होता है। क्लास,
स्टूडेंट्स का समूह होता है। क्राउड, क्राउड तो ऑलरेडी आ चुका है। फ्लीट ऑफ शिप यानी कि जहाजों का बेड़ा। फ्लीट किसका होता है? शिप। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपका जो कलेक्टिव नाउन है वो किसी का ग्रुप है। द फ्रेंच आर्मी वॉज डिफीटेड एट वाटरलू। इस सेंटेंस में बताइए कि कलेक्टिव नाउन क्या है। तेजी से जवाब करें। वेरी गुड, आर्मी। चलिए दूसरे सेंटेंस को पढ़ें। द जूरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी। इसमें से बताएं कि कौन सा वर्ड कलेक्टिव नाउन है। तेजी से बताएंगे। जूरी। अ हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग। बताइए इसमें कौन सा कलेक्टिव नाउन है। नंबर 3, वेरी गुड, हर्ड। माय डियर, ये बात आपको याद रखना है कि कलेक्टिव नाउन व्यक्तियों का, कई का समूह होता है, फिर भी इसके साथ में सिंगुलर वर्ब आती है, इज। जैसे हमने बोला कैटिल, अब कैटिल का मतलब भी होता है मवेशी। एक पॉइंट यहाँ पर दिमाग में नोट करें। कभी भी आपके सामने क्वेश्चन पेपर में लिखा हो कैटिल्स, तो समझ जाओ कि ये गलत है, क्योंकि कैटिल का मतलब ही होता है मवेशियों का समूह। अ हर्ड ऑफ कैटिल, मवेशी यानी बहुवचन है, तो कैटिल में एस नहीं लगता। चलिए कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं, आप लोग इनको याद करेंगे। और इंग्लिश और हिंदी में ये बेसिक डिफरेंस होता है। हम हिंदी में कोई भी शब्द है कह देते हैं समूह। इंग्लिश में आप ग्रुप नहीं कहते हो, ग्रुप भी कहते हो, लेकिन बहुत सारे समूह के लिए अलग अलग कलेक्टिव नाउन है, और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, इसलिए इनको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। आइए देखते हैं एक एक, और सभी लोग बोलेंगे, इसको याद करने की कोशिश करेंगे, लिखेंगे। जो तैयार नहीं है उसे जरूर लिखेंगे। अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, तारों का समूह। अ ट्रूप ऑफ डांसर्स, नृतकों की मंडली। अ ट्रूप ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों का समूह। अब यहाँ दोनों ट्रूप में डिफरेंस करो कि जो कलाकारों का समूह है उसमें TROUP है, तो बच्चों वाला अलग अपने आप याद रहेगा। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, संगीतज्ञों की मंडली। अ वॉली ऑफ शॉट, गोलियों की बौछार। वॉली याद रखना। अ शीफ ऑफ ग्रेन्स, अनाज का गट्ठर। इंपॉर्टेंट लगाइए। अ शोल ऑफ फिश। अब आ जाए कि मछलियों के समूह को क्या कहेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनता है TGT में, ऐसे करके देगा डॉट 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 ऑफ फिश। ऑप्शन दे देगा सीफ, ग्रुप, शोल, बेबी, कुछ भी दे दे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो फिश का समूह होता है उसे शोल वर्ड यूज होता है, और इसको इंपॉर्टेंट भी लगा दिया। अ कोयर ऑफ सिंगर्स, गायकों की मंडली। गायकों की मंडली। अ टफ्ट ऑफ ग्रास, घास का गट्ठर। अ बेबी ऑफ लेडीज, भद्र नारियों का समूह। अ पिंच ऑफ साल्ट, एक चुटकी नमक। पिंच, अब देखिए नमक की जगह अगर सिंदूर आ जाए तो आपको याद रखना है कि पिंच ही लगेगा। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का झुंड। अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, उड़ते हुए पक्षियों का झुंड। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। अ लिटर ऑफ पपीज, कुत्ते के बच्चों का झुंड। हालांकि लिटर के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, याद रखिएगा। एक तो यहाँ पर ये ग्रुप के लिए आया हुआ है लिटर। एक बार में जितने बच्चे जन्म लेते हैं किसी जानवर के, उसे लिटर बोलते हैं। और यही लिटर, LITTER, नाउन के रूप में इसके और भी मीनिंग होते हैं। जैसे पहला मीनिंग इसका होता है कूड़ा करकट, कूड़ा करकट। और दूसरा मीनिंग इसका होता है माय डियर, क्या होता है? पालकी, प्लैंक्टन, पालकी।
और यही लिटर जब वर्ब के रूप में आता है तो इसका मतलब होता है, नोट करेंगे, कूड़ा फैलाना। डोंट लिटर हियर, यहाँ कूड़ा मत फैलाओ, गंदगी फैलाना, लिटर। और एक बार में जैसे कोई जानवर है, मान लीजिए, ठीक है, डॉग है, कोई भी जानवर है, उसके जितने सारे बच्चे, 2 4 6 10 एक बार में जन्म लेते हैं तो उन्हें लिटर बोलते हैं। एक बार में जन्मे जन्मे बच्चे किसी भी अन्य जानवर के लिए। नेक्स्ट, अ पैक ऑफ उल्फ और हाउंड्स, यानी कि भेड़ियों का झुंड या शिकारी कुत्तों का झुंड। एन एंथोलॉजी ऑफ पोइम्स, याद रखना और इम्पोर्टेंट लगा लेना, कविताओं का संग्रह एंथोलॉजी होता है। अब मस्टर ऑफ पिकॉक्स, मोरों का झुंड, मस्टर वर्ड यूज होता है झुंड के लिए, पिकॉक्स। अवार्म ऑफ फ्लाइज, मधुमक्खियों का झुंड। अब देखिए, जो उड़ने वाले कीड़े मकोड़े हैं उनके लिए आप वार्म शब्द का ही यूज करेंगे। अ क्लस्टर ऑफ आइलैंड, द्वीपों का समूह, टापुओं का समूह। अ कॉन्वे ऑफ हेलीकॉप्टर्स, हेलीकॉप्टर का समूह। तो इस तरीके से, वैसे तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन दिए गए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते। देखो, इसकी जो तैयारी होती है ना, जैसे आप मकान बनाते हो ना, तो मकान बन गया, फिर उसके बाद में उसमें प्लास्टर होता है, पुट्टी होती है, तब पेंट होता है, तब उसमें शाइनिंग आती है। ऐसे ही फाउंडेशन जो बैच है ना, इसमें आप ग्रामर पढ़ेंगे, ग्रामर के बाद प्रैक्टिस करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे। तो अगर टेस्ट में भी नया क्वेश्चन मिले तो उसका भी उद्देश्य यही है कि कुछ भी छूटे ना, आपके सामने से वो एक बार गुजर जाए। और ये आप, ये नहीं कि केवल आपने पढ़ लिया और हो गया, कम से कम एक बार रिवीजन करिए। जितनी चीजें एकदम कंठस्थ नहीं हैं उनको लिखिए और याद करिए, बार बार रिवाइज करिए। आइए बात करते हैं मटेरियल नाउन की। तो माय डियर, मटेरियल नाउन क्या है इसको देखेंगे। मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन क्या होता है? जो किसी पदार्थ का बोध कराता है। A material noun is a matter of which another things are made. पदार्थवाचक संज्ञा किसी पदार्थ की ओर संकेत करता है जिससे दूसरी वस्तुएं बनाई जाती हैं। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात, बिल्कुल, बस ये लास्ट है, टाइम हाँ हो गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है माय डियर कि मटेरियल नाउन एक पदार्थ की ओर संकेत करता है, मैटर। और याद रखना हमेशा ये बात कि पदार्थ किसे कहते हैं, सामान्य तौर पर अगर कहें तो जिससे दूसरी वस्तु बनाई जाए, जैसे गोल्ड, वाटर, सिल्वर, एटसेट्रा। चलिए, तो मटेरियल नाउन का एक एक एग्जाम्पल आप लोग कमेंट में चला दीजिए। अगर मैं कहूं अगर मैं कहूं कि माय रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, मेरी अंगूठी सोने की बनी है, तो यहां पर गोल्ड मटेरियल नाउन है। कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, तो यहां पर मिल्क मटेरियल नाउन है। दही दूध से बनाया जाता है, यहां मेड फ्रॉम लगेगा। जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है वहां पर माय डियर मेड फ्रॉम लगाते हैं। और केवल आकार में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन, वहां पर मेड ऑफ लगाते हैं। ये आपको याद रखना है। तो चलिए फिर हम लोग वर्कअप सेक्शन की ओर चले, बिल्कुल एकदम टाइम हो चुका है। तब तक एक एक एग्जाम्पल लिखते रहें मटेरियल नाउन का। कोई विशेष बात है तो कमेंट करें।
टेस्ट में आपका फ्रेज आएगा, टेस्ट थोड़ा पीछे चलेगा ना, फ्रेज रहेगा टेस्ट में संडे, और वर्ड पावर में कहीं से भी। एक टेस्ट आज लगाया गया, आप लोगों ने देखा या नहीं? वेकअप टेस्ट के नाम से एक टेस्ट आपके बैच में लगाया गया है, देखा या नहीं? उसको जरूर करिएगा आज ही। अभी हमारा जो वेकअप चल रहा था उसमें हम लोगों ने 100 रूट वर्ड्स किए हैं, अभी और भी रूट वर्ड्स करेंगे, लेकिन थोड़ा चेंज करना जरूरी था। और आज हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं स्टोरी बिहाइंड वर्ड्स, यानी कि उसको टेस्ट नाइट में कर लीजिएगा। शब्दों के पीछे की कहानियां, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके आधार पर यदि आप उनकी कहानियां जान जाएं तो वो वर्ड आपको बिना रटे ही तैयार हो जाएंगे। आपको ये कंटेंट सेंड किया गया है, पढ़िएगा। मैं केवल वही कहानियां आपको पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये पहली स्टोरी है तो इसको भी देख लीजिए। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि अल्फाबेट का मतलब क्या होता है। अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला होता है। जैसे हिंदी में वर्णमाला आ ई ई ई से प्रारंभ होती है, वैसे ही ग्रीक जो वर्णमाला होती है उसमें होता है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इस तरीके प्रारंभ होती है। इसमें अल्फा और बीटा इन दोनों को जोड़कर बनाया गया है अल्फाबेट। यह शब्द अल्फाबेट का अर्थ है वर्णमाला, और अल्फाबेट कहना तर्कसंगत है क्योंकि हम किसी भी भाषा के अल्फाबेट सीखते हैं, यानी दूसरे शब्दों में हम उन भाषा के अल्फा और बीटा सीखते हैं। जैसे हम आ कहते हैं वैसे ही अल्फा और बीटा होते हैं, दोनों को मिलाकर अल्फाबेट बन गया। आइए बात करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड, और ये कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले लगा दें। आपके मैं बता दूं परीक्षा में कम से कम 2 या 3 बार ये आपके एग्जाम में आ चुका है। अगर टीजीटी पीजीटी दोनों में देख लोगे तो 3 बार से कम नहीं मिलेगा, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट लगा लें। आज के बाद इसको रटना नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा, कभी भूलेगा नहीं। एम्बी डेक्स्टस एक शब्द है, एम्बी डेक्स्टस बोलेंगे, कमेंट भी कर सकते हैं। दोनों हाथ समान कुशलता से प्रयोग कर सकने वाला। आखिर ये शब्द बना कैसे? लैटिन भाषा का एक शब्द है डेक्स्टर, और डेक्स्टर का अर्थ होता है दाहिना हाथ, और एम्बी का अर्थ होता है दोनों। अस मीन्स होता है वाला। भैया मेरे, तो दोनों हाथ तो दाहिने हो नहीं सकते हैं, तो एम्बी डेक्स्टस स्पेलिंग याद करो, AMBIDEXTROUS का शाब्दिक अर्थ हुआ दोनों दाहिने हाथ वाला। दुनिया में कहीं भी दाहिना हाथ समानता कुशलता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए जब हम किसी को एम्बीडेक्स्टस कहते हैं तो हमारा अर्थ होता है कि वह अपने दोनों हाथ समान कुशलता से प्रयोग कर सकता है। वन हु इज एबल टू यूज बोथ ऑफ हिज और हर हैंड्स इक्वली और स्किलफुली, यू कैन से एम्बीडेक्स्टर। फिर एक बार समझिए, एमबी का मतलब दोनों, डेक्स्टर मीन्स दक्ष यानी कुछ दाहिना हाथ, अस मीन्स वाला, दोनों दाहिने हाथ वाला, अर्थात दोनों हाथों का समान कुशलता से प्रयोग करने वाला। इज इट क्लियर? एक बहुत ही बेहतरीन शब्द है, आज रात में डरना मत लेकिन, ठीक है। आर्गस आइड, एक राक्षस के नाम से वह शब्द अंग्रेजी में आया। उस राक्षस का नाम था आर्गस। क्या नाम था जी? आर्गस। इस राक्षस के 100 आंखें थी, जिनमें से कुछ ना कुछ आंखें हमेशा खुली रहती थी। तो आंखों के लिए पहचाने जाने वाले इस राक्षस के नाम से बने आर्गस आइड, इस शब्द के अर्थ का आप अंदाजा लगा सकते हैं। आर्गस आइड यानी तीक्ष्ण दृष्टि वाला, जागरूक या सावधान। यानी आर्गस आइड का मतलब होता है ऑब्जर्वेंट। भाई एक आदमी की, हमारी तो 2 आंखें हैं, है ना, आपकी भी 2 ही हैं। एक आदमी की अगर 100 आंखें होंगी, अब सोने का टाइम आया तो 2 तो हम लोग बंद कर लेते हैं, 100 में पता लगा उसने 80-90 बंद की, तब तक सो गया, तो 10-5 खुली रह जाएंगी। तो ऐसा आदमी बड़ा चौकन्ना रहेगा ना,
तो इसलिए आर्गस आइड का मतलब होता है चौकन्ना, वॉचफुल, वेरी, ऑब्जर्वेंट। इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? WARY, वेरी, वॉचफुल, ऑब्जर्वेंट। वेरी गुड, याद हो जाएगा, अब तो नहीं भूलेगा। क्यों शकीरा जी बताएं, सबको तैयार हो जाएगा? बोलिए, सभी लोग बोलेंगे आर्गस साइड, अब तो नहीं भूलेगा। बच्चों को कहानी भी सुना दोगे, एक पंथ दो काज। गुरुजी नहीं है, परेशान मत हो जाएंगे। चलो, अपने बच्चों को कहानी सुनाने के लिए थोड़ी मैंने कहा है, पड़ोस में भी सुना सकते हो, दादा चाचा कजिन कोई के बच्चे सुना सकते हो कहानी। आर्गसाइड बहुत ही बेहतरीन वर्ड है। बॉबी, आपने ये शब्द थोड़ा बहुत सुना होगा। बॉबी यह शब्द रॉबर्ट इस नाम का सामान्य रूप है। 19वीं सदी के प्रारंभ में सर रॉबर्ट पील नामक व्यक्ति के द्वारा लंदन में पुलिस विभाग की स्थापना करने के बाद बॉबी यह शब्द प्रचलित हुआ। लंदन के पुलिस वालों को प्रारंभ में बॉबीज मैन कहा जाता था, बॉबी के आदमी। आगे जाकर बॉबीज मैन के बजाय सिर्फ बॉबीज यह शब्द प्रचलित हुआ। तो ऐसा इतिहास है, बॉबी जिसका अर्थ होता है पुलिस सिपाही। स्लैंग के रूप में अगर आए, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये आएगा तो स्लैंग के रूप में आएगा। तो बॉबी का मतलब होता है पुलिसमैन। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड लगा देंगे, बाउल्डराइज। बहुत बेहतरीन वर्ड है। यह शब्द चेंज हो गया है, अंडरस्टूड है। थॉमस बाउल्डर इस आदमी के नाम पर से बना है। इस बाउल्डर ने 1818 में शेक्सपियर का कार्य परिवार आवृत्ति इस नाम से प्रकाशित किया था। इस आवृत्ति में से ऐसी चीजों को हटाया गया जो परिवार में के छोटे बड़े सदस्यों के सामने जोर से पढ़ सकना मुश्किल था। यह आवृत्ति प्रकाशित कर बाउल्डर ने अपना खुद के नाम को अमर करने के साथ ही हमें बाउल्डराइज यह शब्द भी दिया, जिसका अर्थ होता है किताब में से बच्चों के लिए उचित न होने वाला भाग हटाना। प्यारे साथियों, बाउल्डर जो व्यक्ति था ना, इसने शेक्सपियर के जो प्लेस थे उनको दोबारा से कुछ काट छाट किया था। कुछ ऐसा पार्ट, ऐसे डायलॉग जो थे जो छोटे बच्चों के सामने बोलना अशोभनीय था, उनको हटाया। इसलिए बाउल्डर ने अपने नाम को अमर कर दिया। और बाउल्डराइज का मीनिंग हो गया किताबों में से बच्चों के लिए उचित न होने वाला भाग हटाना, यानी काट छाट करना। जैसे सेंसरशिप का जो काम होता है वही बाउल्डराइज है, गलत अंश को हटा देना। आप देखते हो इस समय एनसीईआरटी की किताबों में बाउल्डराइज किया गया है कुछ टॉपिक। अभी मैंने हाल ही में न्यूज में देखा, कहीं जो आवर्त सारणी होती थी उसको हटा दिया गया है ना। तो माय डियर, ये जो है बाउल्डराइज होता है। कुछ हिस्ट्री में हटाया जा रहा है, सब चल रहा है, सेंसर करना होता है। चलिए, एक शब्द जिससे आप सुपरिचित हैं, बायकॉट। स्पेलिंग जरूर आज याद कर लो, नहीं तो आप डबल टी करना भूल जाते हो। कैप्टन चार्ल्स बायकॉट नाम का एक आदमी, यह आयरिश सरदार और जमीन और दूसरी संपत्ति का बायकॉट एजेंट था। 1880 की यह घटना है। इस बायकॉट द्वारा की गई भारी किराया वृद्धि के निषेधार्थ किराएदारों ने उसका बहिष्कार किया। स्थानीय दुकानदारों ने उसे कुछ भी बेचना बंद कर दिया। उसकी संपत्ति नष्ट की गई। अंत में वह आयरलैंड छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। लेकिन जाते जाते बायकॉट सब दे गया। आप बोलते हो बायकॉट, बायकॉट का अर्थ होता है बहिष्कार करना, और आप भी किसी का बहिष्कार करते हैं, यानी दूसरे शब्दों में आप उससे नया बायकॉट बना देते हैं। तो बायकॉट का मतलब बहिष्कार करना होता है। एक दो शब्द और हम लोग पढ़ेंगे। एक तो है ब्रेकफास्ट, जिससे आप परिचित। आपका सुपरिचित यह शब्द ब्रेक और फास्ट इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है।
ब्रेक का अर्थ आप जानते हैं तोड़ना, और फास्ट का अर्थ उपवास। तो आप सुबह ब्रेकफास्ट नाश्ता करते हैं तो आप अपने, दूसरे शब्दों में, रात का उपवास ही तोड़ते हैं, और क्या। ये नेक्स्ट वर्ड ये बहुत बहुत पॉपुलर है, बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए खास तौर से। इंडिया में बहुत से लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, खास तौर से गांवों में 80% आबादी। वो सीधे क्या करते हैं, लंच भी नहीं होता वहां, जब ब्रेकफास्ट होगा तब लंच होगा, ब्रंच करते हैं। ब्रंच क्या है जानिए। इस शब्द का अर्थ होता है सुबह देर से लिया गया भोजन। यह भोजन यानी नाश्ता और दोपहर के भोजन का एक साथ हुआ, और ब्रंच शब्द भी वही बताता है। ब्रंच, ब्रेकफास्ट और लंच को मिलाकर, इन शब्दों को मिलाकर ब्रंच बना है। बी आर ले गया ब्रेकफास्ट का, और UNCH लंच का। ब्रेकफास्ट का बी आर प्लस लंच, इस प्रकार अंग्रेजी में और कुछ शब्द बने हैं। उदाहरणार्थ मॉर्टल, एक शब्द और आ गया मॉर्टल। मॉर्टल, मोटर और होटल, इन दोनों शब्दों को मिलाकर मॉर्टल बना है। मोटर, ऐसा यह शब्द बना है। मोटर का अर्थ होता है खुद की मोटर से यात्रा करने वालों के लिए बांधा गया खास होटल, जिसमें अक्सर प्रत्येक कमरे के बगल में कार रखने की जगह होती है। मोटेल का मतलब कहो कि ऐसा होटल जहां पर मोटर खड़ी हो जाए। एक और वर्ड स्मॉग, यह शब्द भी इसी प्रकार के शब्दों का ही उदाहरण है। स्मॉग स्मोक प्लस फॉग के मिश्रण से तैयार हुआ है। इस शब्द का अर्थ होता है धुआं और कोहरे का मिश्रण। स्मोक का SM और फॉग का OG ले लिया गया और स्मॉग बन गया। तो आज का वैकअप इतना ही, एक बार पढ़ लीजिएगा, रटना नहीं पड़ेगा। और ये स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, इनको पढ़ करके आइएगा, लिख डालिएगा टाइम निकाल करके थोड़ा सा, है ना, इतना तो कर ही लोगे। एक टेस्ट दिया गया है, जाकर के कंटेंट में देखिएगा, वैकअप टेस्ट 1 के नाम से है, उसको करिए, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट का टाइम देना है, 10 क्वेश्चंस हैं, एक ही अटेम्प्ट मिलेगा। भविष्य में इसको प्रैक्टिस सेट में डाल देंगे तो मैनी अटेम्प्ट मिलेंगे। लिखने की कोशिश करें चीज़ों को जो भूल रहे हैं। सो टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।